जीवंत फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज के कार्यक्रम में जैसा कि आप जानते हैं हमने आयोजन किया है जीवंत फोन इन कार्यक्रम का, और इसमें आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और क्रिटिकल केयर के बारे में, आईसीयू के बारे में, यानी कि ये क्या है, कब इसकी ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पर जाने के लिए या वहाँ जाने के बाद क्या क्या प्रोसेस होते हैं, ये बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप सभी को जानना बेहद ज़रूरी है। और इसी उद्देश्य से आज हमने जीवंत फोन इन कार्यक्रम का आयोजन किया है। इससे पहले कि हम आपको अपने आज के विशेषज्ञ से मिलवाएं, पहले आप हमारा फ़ोन नंबर जल्दी से नोट कर लीजिए। हमारा फ़ोन नंबर है 0651-2282-607। फ़ोन नंबर एक बार फिर से बता देते हैं 0651-2282-607। तो इसी नंबर पर आप इसी समय हमें फ़ोन कर सकते हैं और क्रिटिकल केयर, आईसीयू के बारे में, ट्रॉमा के बारे में जो भी सवाल आपके जहन में हैं आप सवाल पूछ सकते हैं। तो आपको बता दें कि आज हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ के रूप में बने हुए हैं डॉक्टर पीके भट्टाचार्य, और जो कि एचओडी हैं क्रिटिकल केयर में, साथ ही साथ डीन रिसर्च हैं और इंचार्ज ट्रॉमा हैं, और साथ ही साथ इनके बारे में बताएं कि ये इंडियन एसोसिएशन ऑफ क्रिटिकल केयर में ऑल इंडिया प्रेसिडेंट भी हैं, नेशनल प्रेसिडेंट हैं आप। तो सर बहुत सारे पदों पर आप हैं, तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार और बहुत सारी बधाइयाँ भी सर, इतनी सारी जिम्मेदारियाँ आप संभाल रहे हैं इसके लिए, और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज आप यहाँ पर हैं। और बहुत सारे दर्शक अभी फ़ोन लाइन पर, मुझे उम्मीद है हमने फ़ोन नंबर दे दिया है, अभी फ़ोन कॉल्स भी उनके आने लगेंगे, तो ये आपकी अब जिम्मेदारी एक और नई हो गई है कि उनके सवालों का आप जवाब दें सर। तो जब तक हमारे दर्शक हमें फ़ोन करते हैं, सबसे पहले चूँकि आज हमें क्रिटिकल केयर और ट्रॉमा, आईसीयू से संबंधित बातें करनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है लोगों को इसके बारे में जानकारी होना। तो सबसे पहले एक जो अंदर में जहन में सवाल उठता है कि ये जो क्रिटिकल केयर की हम बात करते हैं या आईसीयू की बात करते हैं, ये इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? मरीज़ या कोई भी व्यक्ति, जनसाधारण समझ नहीं पाते हैं कि इन जगहों पर हमें कब जाना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको बताऊं कि जैसे आप एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, आपको हार्ट से संबंधित कोई समस्या है, अब आप इलाज कराने के लिए गए और आपको पता चलता है कि आपको हार्ट के अलावा फेफड़े में भी प्रॉब्लम है और किडनी में भी प्रॉब्लम है, तो ये मरीज हमारे पास चले आते हैं। उसी तरह अगर आप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास गए हैं, किडनी में कोई गड़बड़ी है और पता चला अचानक किडनी के साथ साथ ब्रेन स्ट्रोक हो गया या किडनी के साथ फेफड़ा में सूजन आ गया, तो वो मरीज हमारे पास चले आएंगे। उसी तरह से जैसे ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने के बाद क्या होता है, कई दफ़े मरीज की स्थिति ऑपरेशन के बाद, क्योंकि खून का काफ़ी रिसाव हो गया, ऑपरेशन काफ़ी लंबे समय तक चला, ऑपरेशन के दरमियान बड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स किए गए, अब उनको अगर हम जनरल वार्ड में भेज दें तो ना तो प्रॉपर मॉनिटरिंग हो पाएगी, ना हो उनका प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता, तो ऐसे मरीज फिर आईसीयू में चले आते हैं जी। तो हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है कि क्रिटिकल केयर या गहन चिकित्सा में कौन से मरीज आते हैं, उनको आप साधारण भाषा में समझने के लिए कि जब भी कोई एक ऑर्गन से दो ऑर्गन की समस्या आती है, जैसे फेफड़ा है, फेफड़ा के साथ हार्ट की समस्या आ गई, हार्ट के साथ फेफड़े की समस्या आ गई, हार्ट के साथ ब्रेन की समस्या आ गई, फेफड़े के साथ किडनी की समस्या आ गई, तो जब भी एक ऑर्गन से लेकर के दूसरे ऑर्गन में अगर बीमारी पहुंचती है और मरीज, ऐसे समय में क्या होता है कि जब भी, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट, तो जब भी मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होता है तभी हम जैसे एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। तो ये जो डिसाइड करना होता है कि ये एक ऑर्गन की बात है या मल्टी ऑर्गन की बात है, तो ये शायद कई बार जो पेशेंट हैं या उनके घर वाले हैं वो समझ नहीं पाते हैं, परिवार वाले समझ नहीं पाते हैं, तो ऐसे में वो कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में तुरंत जाते हैं। तो ऐसे में क्या ज़रूरी है उनको जानना, क्या सलाह होगी आपकी? देखिए, कुछ बड़े साधारण से क्लू हैं। जैसे आपका मरीज बेहोशी की अवस्था में है, आपके मरीज की सांस, जो साधारण हम देखते हैं सांस की गति जिसको बोलते हैं, अगर सांस की गति काफ़ी तेज चल रहा हो, और अगर आप देखें कि मरीज आपके सामने काफ़ी
पसीना छोड़ रहा हो जी। और काफ़ी घबराहट में है या कंफ्यूज स्टेट में है, वो कुछ समझ नहीं पा रहा है, या वो एक कल तक तो ठीक थे, रात में सोए, सुबह से कुछ बड़बड़ा रहे हैं, जी जी जी। कुछ अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। और घर में आप जैसे पल्स रेट देखते हैं, हाँ, पल्स रेट अगर आप देखें कि 120 130 इससे ज़्यादा जा रहा है, या ब्लड प्रेशर अचानक से कम हो गया है, तो ये एक मैंने आप कह सकते हैं कि बड़े क्रूड इंडिकेटर्स होते हैं जिसको हम पकड़ के ये कह सकते हैं कि हाँ, इनको आईसीयू की ज़रूरत है। और एक आईसीयू हम बोले, आपको क्रिटिकल केयर किसको कहते हैं? जी। क्रिटिकल केयर जो बेसिकली है, ये सपोर्टिव केयर हम इसको कहते हैं, जो जैसे हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है, हाँ। तो हम दवाइयों से हार्ट को सपोर्ट करते हैं जी। ताकि इस सपोर्ट के साथ हार्ट धीरे धीरे करके वो अपना खुद का काम खुद करने लगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से सर आप समझा रहे हैं, और इसकी ये जो चर्चा है हम जारी रखेंगे। एक दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं सर, उनका सवाल लेते हैं। जरूर। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, नमस्ते, कौन बोल रही हैं? जी मैं शिल्पी बोल रही थी। जी, थोड़ी सी ऊंची सर में बोलिए सर। मैम शिल्पी। मेरा श्रुति नाम जी बोल रही हैं? शिल्पी। शिल्पी जी बोल रही हैं? कहाँ से बोल रही हैं शिल्पी जी? हरमू से। हरमू से बोल रही हैं जी, सवाल करिए। मेरा सवाल था कि आपातकालीन देखभाल के दौरान मरीज की प्राथमिक जांच और परीक्षण क्या होते हैं? जी, क्या बोले? ये आपातकालीन, जैसे अगर कोई गए पेशेंट पहुंचे इमरजेंसी में, तो उसमें जो परीक्षण और ये सब होता है वो कैसे होता है, क्या होता तो है वो परीक्षण जांच जैसे- वगैरह? जी। हाँ, तो आप जैसे आते हैं तो सबसे पहला, कभी भी आपातकाल में अगर आपको लगे कि नहीं, हमारे मरीज को ले जाने की जरूरत पड़ी है, तो हम वहाँ पे 3 चीज़ का स्पेशल ख्याल रखते हैं कि एक, आपके नस में एक सुई डल जाए ताकि आप कोई भी इमरजेंसी ड्रग की जरूरत पड़े तो तुरंत दी जा सके। एक मॉनिटर लग जाए जो आपका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशन बताता हो, और साथ में ऑक्सीजन लग जाए ताकि अगर कोई ऑक्सीजन की कमी थोड़ी बहुत रही हो या होने वाली हो तो ऐसे सिचुएशन से बचा सके। आपने कहा कि कौन से जांच करने चाहिए, जी। ये डिपेंड करता है कि मरीज का सिम्टम क्या है। अगर मान लीजिए कि सांस उखड़ रहा है तो ऑब्वियसली हम पहला जो जांच कराते हैं वो एक्सरे कराते हैं हम। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम सीटी स्कैन पे भी आगे बढ़ सकते हैं, सीटी स्कैन भी आज इमरजेंसी में होते हैं। अगर मान लीजिए कि दिल का धड़कन काफ़ी तेज हो रहा है साथ में, तो ईसीजी की जांच करते हैं, इको की जांच करते हैं। जो हमारे बेड साइड ये इन्वेस्टिगेशन है, इनको बेड साइड इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। ये सारे बेड साइड में ही मरीज के हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कि पेट में तकलीफ हो रहा है तो हम तुरंत अल्ट्रासाउंड करके बेड साइड में देख सकते हैं। पेशाब में जलन हो रहा है तो हम तुरंत थोड़ा सा पेशाब का सैंपल लेकर रूटीन माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं। तो इसके अलावा जैसे लेबोरेटरी टेस्ट है, लीवर का फंक्शन देख लिया, किडनी का फंक्शन देख लिया, ये एक साधारण पैनल है जिसको हम सिंपल पैनल बोलते हैं कि कोई भी मरीज जब गहन चिकित्सा में आता है या इमरजेंसी में आते हैं तो एक सिंपल सा पैनल है ऑफ टेस्ट जिसको हम करते हैं। बिल्कुल, और जिस तरह के सिम्टम्स होते हैं, जिस तरह के पेशेंट आते हैं, उसी अकॉर्डिंगली ये सब सारी जांच होते हैं। आपने फ़ोन किया शिल्पी जी, आपका बहुत धन्यवाद। और एक और दर्शक सर हमसे जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी नमस्ते। हेलो। हाँ जी नमस्ते, कौन बोल रही हैं? मेरा नाम जानवी है। हाँ जानवी जी, कहाँ से बोल रही हैं? रांची हीनू। अच्छा, रांची से बोल रही हैं, सवाल करिए। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि अगर घर पे कोई ओल्ड एज है और देर रात उनको सांस लेने में अगर दिक्कत हो रही है तो उन्हें कैसे हम लोग ले जा सकते हैं? जी, कैसे ले जाना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा सवाल है। चाहे वो इस तरह की बात हो या कैसी भी पेशेंट हो, ले जाने में क्या सावधानियां हैं? तो इनके तो ओल्ड एज वाली बात है और सांस में प्रॉब्लम अगर हो जाए तो। हाँ, ये इसलिए हमारे यहाँ जैसे स्टेट में 108 एम्बुलेंस की सुविधा दी गई है और साथ साथ ACLS एम्बुलेंस की भी सुविधा है जो सरकार की तरफ से प्रदान की गई है। और इसके अलावा जैसे आपको लगता है कि आपके पास किसी कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट में तो थोड़ा सा वो है, लेकिन कोई अगर आपके अगल बगल हॉस्पिटल है जहाँ पे जिनके आपके पास नंबर है तो आप वहाँ तुरंत फ़ोन करें
108 ACLS के तो नंबर सबको मालूम है, और वो आप फ़ोन करें। लेकिन जो ज़रूरी बात होती है उसमें कि जो पैरामेडिक्स होते हैं, जो उसके अंदर जो कार्यरत जिसकी ड्यूटी रहती है, उनको ये मालूम होना चाहिए कि हाँ, एक उखड़ा हुआ सांस है जिस मरीज का, जिसकी उम्र बूढ़े अवस्था में, मतलब 60-70 साल की उम्र है, उनको अगर लेकर के जाना है तो उनको ले जाने में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। और मैं आपको इसमें थोड़ा सा ब्रीफ जरूर दे दूं कि ऐसे में सबसे पहले एक पैरामेडिक्स अगर आता है घर में, उसको पल्स, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करना चाहिए। और साथ में अगर उसे लगे कि ऑक्सीजन सैचुरेशन की कमी है, उसे इमीडिएटली एम्बुलेंस में शिफ्ट करके ऑक्सीजन लगाने की ज़रूरत होती है, तुरंत ऑक्सीजन लगा दें। और साथ साथ में उनके मॉनिटर, एक छोटे मॉनिटर भी होते हैं, वो मॉनिटर भी लगा दें। उससे आपको हार्ट रेट, पल्स और ब्लड प्रेशर ये सब पता लगते रहेगा, और ऑक्सीजन सैचुरेशन का भी पता लगते रहेगा। तो जब आप शिफ्ट करते हैं, ये एक बेसिक मॉनिटरिंग हमें लगता है कि कोई भी मरीज हो, ये वृद्धावस्था में ही नहीं, किसी भी अवस्था में अगर किसी आदमी को इस परिस्थिति में पहुंचता है तो इतनी बेसिक मॉनिटरिंग होनी चाहिए, इस तरह की एहतियात जी। और ये सुविधाएं जो हैं वो होनी चाहिए घर में, चाहे किसी भी तरह के मरीज हो। वो हमारे पास एम्बुलेंसेज जो हैं उनमें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक और दर्शक जुड़ रहे हैं सर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रही हैं? जी नमस्कार मैम, मैं रीना बात कर रही हूँ पतरातू रामगढ़ से। अच्छा, रीना जी पतरातू रामगढ़ से बोल रही हैं। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि एक मरीज को हम काफी टाइम तक रखते हैं, और जब उसकी स्थिति में कोई भी सुधार नहीं होता है तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? क्या बोलिए? सवाल एक बार फिर से बोल दीजिए, डॉक्टर साहब सुनेंगे। कोई मरीज है जिसकी स्थिति में लगातार मतलब गिरावट होती जा रही है, किसी भी तरीके का कोई सुधार नहीं है, वो हमेशा मतलब काफी समय से ट्रीटमेंट चल रहा है लेकिन किसी भी तरीके का कोई सुधार नहीं है, तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? जी जी जी। ये बड़ा अच्छा सवाल है। और कई दफ़े होता है कि घर वाले भी थक जाते हैं, डॉक्टर भी थक जाते हैं, और हम देखते हैं कि भाई मरीज में कोई सुधार नहीं हो रहा है, क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप सोचेंगे आइडियली क्या करना चाहिए, तो आइडियली ऐसे पेशेंट को एक रिहैबिलिटेशन सेंटर की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे उनको बेसिक केयर की सुविधा, बेसिक नर्सिंग केयर की सुविधा हो। बाकी आप हमारे हाथ में किसी के धड़कन को रोकने या चालू करने, जो जिसको हम जीवन या मरण कहते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं होता, वो ईश्वर के हाथ में होता है। आपको नहीं मालूम किसकी आयु कितने दिन लिखी है। जी जी। लेकिन जब ऐसी हालत आती है, होती है कि जब घर वाले भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं और डॉक्टर्स भी ये सोचने लगते हैं कि भाई इसके आगे कुछ नहीं होने के लिए है, तो हमारा जो एक निवेदन रहता है परिवार वालों से कि भाई आप इनको बेहतर है कि घर में लेके जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी सेवा करें। और सेवा का मतलब होता है आपकी नैदानिक जो सेवाएं होती हैं, जैसे उनका बॉडी का केयर करना, उनका टट्टी पेशाब का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना, उनको राइल्स ट्यूब के थ्रू खाना दे देना, और उनको बीच बीच में पोस्चर या करवट चेंज करना। तो आप घर में 1 या 2 लोगों को रख सकते हैं जो उनका प्रॉपर ख्याल रखे, रादर देन कि उनको आप जबरदस्ती हॉस्पिटल में रखे हुए हैं। हॉस्पिटल में रखने से कोई विशेष लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल में आप जितना दिन रखेंगे उतने कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ते चले जाते हैं। क्योंकि होता ये है कि इन्फेक्शन जो हॉस्पिटल में, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम बैक्टीरिया कहते हैं, वो बहुत आयात में होते हैं। और आप देखेंगे आपका मरीज अभी ठीक है, घर ले जाने लायक है, अगर आपने छोड़ दिया 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता अगर छोड़ दिया, तो पता चला कि उनको कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन फिर से पकड़ लिया, और फिर क्या होता है कि आपका खर्च 2 गुना हो जाता है। इससे अच्छा है कि अगर ऐसी परिस्थिति आती है जब आप देखते हैं कि नहीं, अब इससे आगे सुधार नहीं हो सकता है, ये हमेशा अच्छा रहता है। बिल्कुल। और ये एक मरीज के लिए भी बहुत अच्छा होता है कि उसे घर का माहौल, अपनों के बीच में रहने का मौका मिलता है। तो उन्होंने फ़ोन किया है, धन्यवाद देते हुए। एक और दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं सर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं मनोज कुमार बोल रहा हूँ धनबाद से। अच्छा, मनोज जी धनबाद से बोल रहे हैं, सवाल करिए सर। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे हमारी उम्र 58 साल है,
और हमारे पिताजी घर में हैं 85 साल के। जी। मान के चलिए कभी किसी को हार्ट से कोई प्रॉब्लम होती है तो हॉस्पिटल ले जाने तक घर में कौन कौन सी इमरजेंसी दवाइयाँ रख सकते हैं जो कि उस समय काम आए? जी। आप हार्ट से संबंधित पूछ रहे हैं? जी जी। हार्ट हार्ट फेलियर। हाँ, जी, तो मतलब वो हार्ट जैसी कोई तकलीफ होने पर। हाँ, देखिए उसमें एक जो हमारे एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट की एक एल्गोरिदम है जिसमें कहा गया है कि एस्पिरिन की टैबलेट होती है, एस्पिरिन की गोली, अगर चेस्ट में पेन होता है तो 300 मिलीग्राम एस्पिरिन की गोली तुरंत चबा के इंसान को खा लेना चाहिए और फिर इंतज़ार करना चाहिए कि हाँ भाई एम्बुलेंस आ जाए आपको लेके। अगर वो 300 मिलीग्राम की गोली आप इमीडिएटली चबा लेते हैं, अगर हार्ट की प्रॉब्लम होती है, तो आप ये समझिए कि आप सेफली हॉस्पिटल तक पहुंच सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये एक चीज़ है। लोग सॉर्बिट्रेट पहले के लोग रखते थे, सॉर्बिट्रेट जीभ के नीचे डाल देते थे, लेकिन सॉर्बिट्रेट के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। इस वजह से आज के डेट में रिकमेंडेशन ये है कि आप एस्पिरिन की गोली रखिए। 300 मिलीग्राम एस्पिरिन की गोली अगर आपको चेस्ट में दर्द होता है, आप तुरंत मुंह में लेके उसको चबा लीजिए और उसके बाद तुरंत जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप ACLS एम्बुलेंस बुलवा करके और अस्पताल तक पहुंचिए। बिल्कुल, कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, मतलब अस्पताल तक पहुंचना और उस टाइम पीरियड को मेंटेन करना, कितना, जैसे गोल्डन आवर भी हम लोग कहते हैं, मतलब कितना समय के अंतर में पहुंच जाना चाहिए? ये देखिए ऐसे तो कहा गया है कि जितनी जल्दी हो सके। हाँ। अगर मान लीजिए कि इंटरवेंशन, अगर मान लीजिए कि आपके शहर में कोई ऐसा स्थान है जहां डायरेक्ट कार्डियक इंटरवेंशंस होती हैं। डायरेक्ट कार्डियक इंटरवेंशंस का मतलब एंजियोप्लास्टी हो गया, है ना, तो एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी करके फिर एंजियोप्लास्टी करते हैं। अगर इसकी सुविधा आपके शहर में है तो आप कोशिश ये करिए कि 1 घंटे के अंदर आप वहाँ मिनिमम पहुँच जाए, ताकि 3 घंटे के अंदर आपका प्रोसीजर हो जाए। अगर 3 घंटे के अंदर आपका प्रोसीजर हो गया तो आप बिल्कुल सेफ हैं। लेकिन अगर पहुँचने में देर होता है तो कई दफ़े कुछ कार्डियोलॉजिस्ट लेते हैं 4.5 घंटे तक कॉल लेते हैं, लेकिन देर होने से फिर प्राइमरी, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, मतलब पहले आप आते के साथ हार्ट में जो चैनल ब्लॉक है उसको तुरंत खोल देने मतलब ये जो देर होने के बाद सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर आप जहाँ पर हैं रिम्स में क्रिटिकल केयर, ये क्रिटिकल मामला हो जाता है? एकदम जी बिल्कुल। ऐसे में क्या होता है कि हार्ट की पंपिंग पावर जो है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है और फिर क्या होता है कि फेफड़े में सूजन होना चालू होता है। पंपिंग पावर कम हुआ, फेफड़े में सूजन चालू हो, और फेफड़े में जैसे ही सूजन चालू होगा आपको सांस लेने में कष्ट होगा और आपका ऑक्सीजन लेवल कम होगा, और ऑक्सीजन लेवल जैसे ही कम हुआ वो ब्रेन को अफेक्ट करेगा और आप बेहोश हो जाएंगे। जी, तो ये मतलब बहुत ध्यान रखना होगा समय का, और जो आपने कहा है एहतियात बरतने के लिए, वो तो बहुत ज़रूरी है। ये जो क्रिटिकल केयर और ICU की बात हम कर रहे हैं, संस्थान की बात कर रहे हैं कि जब भी इस तरह की हो, आपने शुरुआत में ही कहा कि मल्टीपल ऑर्गन जो फेलियर्स होते हैं, इस तरह के जो केसेस होते हैं या ऐसे केसेस जिसमें डिले हो जाता है, वो क्रिटिकल रूप ले लेता है, तो वहाँ पर जाना पड़ता है। आप तो रिम्स में हैं, रिम्स में क्या क्या सुविधाएँ हैं, इनके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। साथ ही ये जानना चाहते हैं कि ये सुविधाएं इस तरह की सिर्फ रिम्स में हैं या हमारे और भी हमारे अगर झारखंड की बात करें, रांची की बात करें, तो और भी जगह इस तरह की सुविधाएं हैं? एक कॉल है सर, आपसे जवाब लेंगे। दर्शक मुझे आपसे सवाल ही नहीं करने दे रहे हैं, लगातार फोन पे फोन कर रहे हैं। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रही हैं? हाँ मैम, पूजा बोल रही हूँ। हाँ पूजा जी, कहाँ से बोल रही हैं? रायबरेली से बोल रही हूँ। रायबरेली से। सवाल पूछिए। मैम कभी कभी सीने पर दर्द होने लगता। थोड़ी सी ऊंची आवाज में बोलिए प्लीज। कभी कभी सीने में दर्द होने लगता। कभी कभी सीने में दर्द होता है जी? सीने में दर्द, कभी कभी सीने में दर्द होता है, इतना तो हम सुन पा रहे हैं। अपनी उम्र बता दीजिए आप डॉक्टर साहब को।
28 साल। 28 साल है। और भी कोई समस्या है इसके साथ? आप टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए, टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कीजिए। हाँ मैम, जैसे काम हम करते हैं, खाते हैं, दर्द होने लगता है। क्या बोली? मतलब कुछ भी नॉर्मल काम करती हैं तो पेन होता है सीने में। हाँ, 28 साल की उम्र है इनकी। आपकी उम्र बहुत कम है। 28 साल एक ऐसा एज होता है जहाँ कोई भी इंसान की एफिशिएंसी मैक्सिमम पे रहती है। तो ऐसे स्टेज में ऐसी गंभीर समस्या के होने की उम्मीद कम है। जो आपको प्रॉब्लम आप बता रही हैं कि छाती में दर्द होता है, तो छाती में दर्द होने के बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे मांसपेशियों में भी कई दफ़े प्रॉब्लम होने की वजह से होता है, या रिब केज जो बोलते हैं हड्डी, उसमें भी अगर मान लीजिए कि थोड़ा शरीर में कैल्शियम एल्शियम की कमी है, उसकी वजह से भी हो सकता है। या साधारण इन्फेक्शन कई दफ़े जिसको हम लोग प्लूराइटिस बोलते हैं, बाहर जो फेफड़े के बाहरी हिस्सा होता है, जो कवरिंग लेयर होता है, उसमें इन्फेक्शन होने की वजह से होता है। कई दफ़े आप मसल्स जो होते हैं, जो आपके छाती को कवर करते हैं, हाँ। उन मसल्स में कई दफ़े से स्ट्रेन हो जाने की वजह से भी, जैसे आप कुछ ज़्यादा बोझ उठा लिए, कभी कुछ ऐसा काम कर लिए, तो उस वजह से भी होता है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है, लेकिन अगर आपको अंदर डाउट है तो आप किसी फिजिशियन को कंसल्ट करके और एक एक्सरे और एक ईसीजी सिंपल तो करा ही लें। इससे पता चल जाएगा कि छाती में कोई मेजर बिल्कुल किस कारण से ये जो पेन है, ये दर्द है, वो किस कारण से हो रहा है। और ये जाहिर सी बात है डॉक्टर साहब, आजकल जागरूकता तो काफ़ी बढ़ गई है हमारे युवाओं में भी। जैसा आप डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आजकल अब या तो शुगर है या बीपी है या इस तरह के हार्ट के प्रॉब्लम है या अन्य प्रॉब्लम है, अब इसकी उम्र की कोई सीमा नहीं रह गई है। किसी भी उम्र में इस तरह की समस्या देखी जा रही है। और कई सारी घटनाएं भी हमने देखी हैं, अभी कम उम्र में भी बहुत लोगों को बहुत सारी मौतें हो गई हैं। इस वजह से ये जागरूकता जो है लोगों के अंदर, युवाओं के अंदर, वो अच्छी बात है। लेकिन इसमें ज़रूरी ये हो जाता है कि सही जांच करवाकर, सही कारण का स्क्रीनिंग कराकर सही कारण का पता लगा लें और उसके बाद फिर उसका इलाज हो जाए। सर, हम इस सवाल से पहले मैंने आपसे पूछा था कि कहाँ कहाँ ये सुविधाएं हैं, और रिम्स में आप हैं तो उसके बारे में तो आप बताएंगे ही। मैं आपको बताऊं, रिम्स एक ऐसा संस्थान है पूरे झारखंड में जहां गहन चिकित्सा जो सब्जेक्ट है, जो क्रिटिकल केयर है, इसमें सुपर स्पेशलिटी की कोर्स चल रही है, जिसको हम डीएम क्रिटिकल केयर बोलते हैं। जैसे डीएम कार्डियोलॉजी है, डीएम न्यूरोलॉजी है, उसी तरह से डीएम क्रिटिकल केयर की कोर्स यहाँ चल रहे हैं। और हमारे यहाँ जो गहन चिकित्सा है काफ़ी उन्नत है, जो झारखंड में किसी भी सरकारी संस्थान में इतनी उन्नत आईसीयू की व्यवस्था नहीं है जी। हमारे पास पूरी एक डिपार्टमेंट की तरह हमारे यहाँ गहन चिकित्सा यूनिट चलता है, और ये एक अलग से इकाई के रूप में बना हुआ है। इसमें सीनियर डॉक्टर्स और जूनियर डॉक्टर्स का एक बहुत खूबसूरत वो है, सामंजस्य है। और जो एक रोटेशन के तहत 24 घंटा गहन चिकित्सा के अंदर जो है वो अपना योगदान देते हैं और मरीजों को ठीक करने में। और हमारे यहाँ बहुत ख़राब से ख़राब मरीज, रिजेक्टेड पेशेंट्स पूरे स्टेट और इधर साइड बाय स्टेट से भी आते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार से भी आते हैं, उड़ीसा से भी ये पेशेंट्स भी हमारे पास आते हैं और बहुत बुरी अवस्था से में आते हैं, और उनको हम लोग सही उपचार दे करके और ठीक करके घर। जहाँ तक बात है कि दूसरे अस्पतालों का, तो अभी सरकार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जितने हैं, मेडिकल कॉलेजेस में अभी क्रिटिकल केयर विभाग रिम्स के अलावा और किसी में नहीं है। हालांकि वो सुविधा एक सामान्य स्तर पे वो चला रहे हैं, लेकिन मतलब बेसिक सुविधाओं के साथ चला रहे हैं। लेकिन एक उन्नत सुविधा जो बोलते हैं एडवांस क्रिटिकल केयर, वो एडवांस क्रिटिकल केयर अभी नहीं है। प्राइवेट संस्थानों में, कराची में जैसे कुछ प्राइवेट संस्थानों में ये अच्छी तरह से उपलब्ध है जी। लेकिन पेरिफेरी में जहाँ तक मेरा ज्ञान है कि एक वहाँ एक्सपर्ट्स की भारी कमी है, और इसके लिए जैसा कि मैंने बताया, आज ये एक सुपर स्पेशलिटी डिवीज़न है और यहाँ सुपर स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है।
तो ये ऐसे सुपर स्पेशलिस्ट की जो पेरिफेरी में मुझे ऐसा जहाँ तक ज्ञान है कि इनकी भारी कमी है। जी जी जी। लेकिन अगर रिम्स की बात करें तो जैसा आपने कहा कि 24 घंटे यहाँ पे रोटेशन के हिसाब से हमारे चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हैं या हमारे डॉक्टर्स हैं वो हमेशा मौजूद रहते हैं, और कभी भी अगर इस तरह की ज़रूरत हो तो हमारा जो ये संस्थान है रिम्स, वहाँ पर लोग जा सकते हैं, चाहे किसी भी तरह की तकलीफ़ हो, चाहे वो नॉर्मल हो या फिर क्रिटिकल हो, बिल्कुल जा सकते हैं। समय हो चुका है लेकिन एक फ़ोन और आ रहा है, उनको ले लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ, कौन बोल रहे हैं सर? भृगुनाथ पाठक। जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से। हाँ सर, तो क्या सवाल पूछना चाहते हैं? हेलो। हाँ जी, सवाल करें। मेरे भाभी को गठिया है, अंग अंग दर्द करता है, इस वजह से बुखार हो जाता है उनको। जी, तो आप जानना चाहते हैं कि इसके लिए क्या करें? गठिया की बीमारी जो है अगर है तो बेहतर है कि आप वहाँ एक कोई रूमेटोलॉजिस्ट होते हैं, गठिया को इलाज करने के लिए जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको हम लोग रूमेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। जी। अगर आपके उत्तर प्रदेश में लखनऊ में है, जहाँ तक मुझे मालूम है कि लखनऊ में रूमेटोलॉजिस्ट हैं, आप वहाँ रूमेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। अगर रूमेटोलॉजिस्ट नहीं है तो किसी अच्छे फिजिशियन को कंसल्ट करें, वो आपको इसका उपचार बताएंगे। अभी इस बीमारी पे कुछ अच्छी दवाएं भी आई हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको सही स्पेशलिस्ट वहाँ मिल जाते हैं उत्तर प्रदेश में तो वो आपको इन दवाओं का रिकमेंडेशन दे करके और आपके भाभी का उपचार सही तरीके से कर पाएंगे। जी बिल्कुल। तो ये इस तरह इनकी जो समस्या है उसके लिए स्पेशलिस्ट जो होते हैं इससे हड्डी रोग या जो भी हैं उनके पास जाना ज़रूरी है। और ये क्रिटिकल केयर का मामला तो ये नहीं है, हो सकता है अगर आप अभी ध्यान ना दें तो बाद में हो सकती है ये सब इस तरह की समस्या, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि समय रहते एक बार आप अपने विशेषज्ञ से आप दिखा लें। तो सर फ़ोन कॉल्स तो बहुत सारे आ रहे हैं, मुझे लगातार मेरे कानों में घंटियाँ बज रही हैं, लेकिन अब समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा है कि और फ़ोन कॉल लें। ये समय है आपको धन्यवाद देने का कि सर आप आए और यहाँ पर इतनी सारी जानकारियाँ दी हैं, महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो लोगों को जानना बहुत ज़रूरी था। और इतने सारे लोगों ने हमें फ़ोन किया है, उनके सवालों का जवाब आपने दिया है सर, और साथ ही साथ इतने सारे पदों को आप सुशोभित कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, इसके लिए आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।